जय श्री राम विद्यार्थी मित्रों। तो आज क्लास 10th साइंस चैप्टर नंबर 5 की स्टार्ट करते हैं। आवर्त सारणी उसका वर्गीकरण। तो वर्गीकरण का अर्थ ये होता है कि कोई भी चीज़ हो उसको उसके क्वालिटी के हिसाब से और उसकी क्वांटिटी के हिसाब से अलग करना। मान लो कि आप किसी राशन की दुकान पर जाते हो कि आप बोलते हो कि मुझे बासमती राइस चाहिए। दुकानदार बोलता है वो सामने जो कट्टे पड़े हैं वहाँ पर बासमती राइस आप जाके ले लीजिए। तो आप वहाँ जाते हो, देखते हो जितने भी चावल उनका साइज़ और कलर सेम टू सेम है। तो आपको ऐसे पता चलेगा कि वो कौन सा बासमती राइस है। आप नहीं पता लगा पाओगे कि बासमती राइस कौन सा। और मान लो अगर दुकानदार ने लिखा होता बोरी के आगे कि इस बोरी के अंदर बासमती राइस है, तो पता लगा लेते हैं हाँ इस बोरी के अंदर बासमती राइस है। वैसे ही कि हमारे वातावरण में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अलग अलग चीज़ों का मिक्सचर है, या फिर कोई सिंगुलर भी है कि उनके सबके गुणधर्म भी अलग है और उनके परमाणु भार भी अलग अलग है और सबका द्रव्यमान भी अलग अलग है। तो हम उनको कैसे सेपरेट करें कि ताकि उनके बारे में डिटेल से पढ़ा जा सके। तो ये पाठ हमें वहाँ तक ले जाता है कि हमें सब तत्वों के बारे में, मिश्रण के बारे में, यौगिक के बारे में किस तरह पढ़ा जा सके। तो ये जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 5, ये मोस्ट ऑफ तत्वों के बारे में। तो तत्व पहले तो आना चाहिए कि आसपास के जो पदार्थ किससे बने हुए हैं। तो 3 चीज़ से बने हुए हैं, एक यौगिक है, एक मिश्रण है, तीसरा तत्वों से बन के बने हुए आसपास जितने भी पदार्थ हैं, चाहे फ़ोन है, चाहे बोर्ड है, चाहे हम ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, सभी किसी न किसी का मिश्रण है या यौगिक है या तत्व से मिलके बने हुए हैं। तो हमको पाठ में तो पढ़ना है तत्व के बारे में, तो हमें तो पता होना चाहिए तत्व क्या होता है। तो तत्व क्या होता है कि ऐसे पदार्थ जो एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम तत्व कहते हैं। जो वातावरण में जो भी पदार्थ है वो सिर्फ एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बने हुए, एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बने हुए, उन्हें हम क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। कैसे? जैसे कि आप ले लो, आप दूध ले लो, आप लोग अब दूध के जो पाउच आता है या कैटरा पैक आता है उसमें लिखा होता है शुद्ध दूध। तो क्या दूध शुद्ध है? तो आंसर है ना। क्यों है ना? क्योंकि दूध जो है उसके अंदर वाटर भी है, फैट भी है, ओके, और प्रोटीन भी है। तो इस दूध कहाँ से शुद्ध हुआ? दूध तो शुद्ध हो ही नहीं सकता है क्योंकि उसमें तो इतनी सारी चीज़ है। तो दूध कहाँ से शुद्ध हो चुका है? तो अगर आप लिखा आता हम जो पानी पीते हैं कि पानी क्या शुद्ध है, तो आंसर है ना। क्यों? पानी के अंदर भी तो ऑक्सीजन होती है और हाइड्रोजन होता है, दोनों से मिलकर ही तो वाटर बनता है। चलो ठीक है। एक एडवर्टाइज आती है कि टाटा नमक देश का शुद्ध नमक, ये अच्छा, सबसे अच्छा नमक। क्या नमक शुद्ध है? तो आंसर है ना। क्यों ना? कि जो हम नॉर्मली हिंदी में तो नमक बोल देते हैं, इंग्लिश में सॉल्ट बोल देते हैं, बट आप उसको वैज्ञानिक रूप से पढ़ो किससे मिलके बना हुआ है, तो वह NaCl, मतलब उसमें सोडियम और क्लोराइड दोनों से मिलके बना हुआ है। तो उसमें जो सोडियम है ना वो एक तत्व है और जो क्लोरीन है वो एक अलग तत्व है। जो सोडियम है वो एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बना हुआ है, जो क्लोरीन है वो अलग, वो एक ही प्रकार के तत्व से मिलकर बना हुआ है। जब हम दोनों को जोड़ देते हैं ना, तब वो दोनों को जोड़ देते हैं जब वो जाके पदार्थ बनता है, ठीक है। तो सोडियम एक जो है वो एक तत्व है और क्लोरीन जो है वो एक तत्व है, बट सोडियम क्लोराइड वो तत्व नहीं है क्योंकि 2 तत्वों से मिलके बना हुआ है वो, इसलिए वो तत्व नहीं है, ठीक है। और एक और है सोना। जो लड़कियां ईयरिंग पहनती है, यहाँ पर नाक में नोज रिंग पहनती है, ईयरिंग पहनती है, ओके, तो जो भी पहनती है उसमें लिखा था 24 कैरेट सोना। तो आपको पता है 24 कैरेट सोना एकदम बहुत ही ज़्यादा प्रेस करे तो आराम से टूट जाएगा, बहुत ही नाजुक होता है तो वो तो टूट जाएगा। तो जो ईयरिंग पहनती है, नोज रिंग पहनती है, वो उसमें 22 कैरेट तो सोना होता है और बाकी का अदर मेटल्स हो सकती है, लाइक कॉपर, कांसा, जो भी हो सकता है, ठीक है। तो तत्व किसे कहते हैं? जो एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम तत्व कहते हैं। तो हमें कुल हमारे पास अभी वर्तमान में 118 तत्व हैं। कितने? अभी वर्तमान में 118 तत्व हैं। उसमें से 94 प्राकृतिक में से हमें मिले, मतलब नेचर के द्वारा हमें मिल गए, ठीक है। बाकी 24 जो बचे उन्हें हमें लेबोरेटरी में यानी प्रयोगशाला में बनाया हुआ है। 94 तो हमें कहाँ से मिले हुए हैं? प्रकृति से मिल गए। बाकी 24 जो बचे वो कहाँ पे मिले हमें?
हाँ, और वो हमें कहाँ मिले, प्रयोगशाला में बनाए गए हैं। ठीक है, तो आगे लिखा आता है कि सभी तत्वों का क्या होता है, सभी तत्वों का द्रव्यमान, परमाणु भार, उनका गुणधर्म क्या होता है, अलग अलग होता है। सभी पता है कि जो भी तत्व होते हैं दूसरे तत्व के साथ अलग रिएक्ट करते हैं, सबका कुछ ना कुछ वजन भी होता है, सबका वजन भी होता है, और खुद का क्या होता है, परमाणु भार भी होता है। सभी तत्वों का अपना अपना द्रव्यमान होता है, परमाणु भार होता है। ओके, और क्या होता है, और उनके गुणधर्म भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो इनके आधार पे हमें क्या करना है, उन्हें अलग अलग करना है। अब मन में क्वेश्चन अलग क्यों करना है, साथ में रहने दो, सब मिक्स रहने दो तो चलेगा। जो हमने पहला उदाहरण दिया चावल वाला, सब मिक्स रहने दो तो आप नहीं ढूंढ पाएंगे ना कौन सा चावल है। तो हमें पता लगाना पड़ेगा कौन सा चावल कहाँ रखा हुआ है। कि हमें मार्केट में बहुत तरह के चावल मिल जाते हैं, चावल की बात अलग है, दूसरे भी बहुत सारे प्रोडक्ट मिल जाते हैं जो दिखने में सेम टू सेम होते हैं, लेकिन उनका टेस्ट, खाने वाली चीज़ की बात करूँ, उनका टेस्ट, उनमें से मिलने वाले न्यूट्रिएंट्स सब अलग अलग होते हैं। तो इसलिए हमको क्या अलग करना पड़ा कि उन्हें आसानी से पढ़ा जा सके। इसके लिए हमने उन तत्वों का क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। अलग अलग करना कहलाता है वर्गीकृत करना, ताकि हम उसे एक आसानी से पढ़ सके। ठीक है, तो लिखा भी यहाँ पर तत्वों को वर्गीकृत क्यों करना पड़ा, तो लिखा है तत्वों को वर्गीकृत करने से उनके बारे में आसानी से क्या कर सकते, समझा जा सकता है। अगर उसे वर्गीकृत कर देंगे तो उन्हें हम क्या कर सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं। इसकी वजह से हमने तत्वों को क्या किया, अलग अलग कर दिया। ठीक है, आगे लिखा है सबसे पहली बात हुई कि अलग अलग कैसे करें। तो उस समय के वैज्ञानिक ने बोला कि हम क्या करते, तत्वों को धातु में और अधातु में, मेटल्स में और नॉन मेटल्स में अलग अलग कर देते हैं। सिंपल है, जो मेटल्स हैं वो उन्हें अलग कर दो। उस समय लगभग बहुत कम तत्व थे, 20-22 तत्व थे, बहुत कम थे उस समय तो। ठीक है, उन्होंने क्या किया, बहुत इतने ही तो है, खाली इधर कर लो इधर कर लो, क्या हमें इतना पता नहीं था उस समय। तो हमने बोला इसके धातु में अधातु में अलग अलग कर देते हैं, तो सिंपल एकदम। तो बोला हाँ ठीक है, अलग अलग कर दिया, धातु अधातु में अलग अलग कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट देखा गया कि जो उनका वापिस वही का जो परमाणु भार है और द्रव्यमान हो तो अलग अलग है, तो उनका गुणधर्म भी अलग अलग होगा, तो उसे पढ़ने में कठिनाई हो सकती है। तो चीज़ क्या हो गई, फेल होगी। लिखा भी आगे कि सबसे पहले तत्वों को धातु और धातु में वर्गीकृत किया गया था, बाद में तत्वों को गुणधर्म और उनके परमाणु भार तथा गुणधर्म के आधार पर वर्गीकृत किया गया, क्योंकि धातु और धातु में अलग चीज़ हो जाती है और तत्वों के द्रव्यमान परमाणु भार पर अलग करने में अलग चीज़ हो जाती है। इसकी वजह से उन्हें बाद में उनके परमाणु भार, द्रव्यमान और उनके गुणधर्म पर अलग अलग किया गया। कि आपको पता है सभी का गुण क्या होता है, अलग अलग करता है। जैसे हमने पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि कौन सी चीज़ किस दूसरी चीज़ के साथ कैसे रिएक्ट करती है, केमिकल रिएक्शन पढ़ा हुआ है कि ठीक है। तो इसी तरह आगे में अलग अलग करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर अलग अलग वैज्ञानिक आए, सबसे पहले प्रयास किया डोबेराइनर ने किया। उनके बाद डोबेराइनर ने त्रिक का सिद्धांत दिया था। उसके बाद न्यूलैंड आए, उन्होंने अष्टक का सिद्धांत दिया। उसके बाद मैंडलीफ आए, मैंडलीफ को ही सबसे पहली बार सबसे व्यवस्थित रूप से तत्व को वर्गीकृत करने का सबसे अच्छा और जिसने वर्गीकृत किया था तत्वों को तो होते मैंडलीफ। हम पढ़ेंगे तीन के बारे में, डोबेराइनर ने क्या किया था, न्यूलैंड ने क्या किया था, मैंडलीफ ने क्या किया था। ठीक है, तो एक एक करके पढ़ेंगे। त्रिक का सिद्धांत क्या होता है, अष्टक का सिद्धांत क्या होता है, और मैं तो डोबेराइन का सिद्धांत क्या कहता है कि जब डोबेराइन जब थे तो उस समय कुल 33 या 34 तत्व थे, बस इतने, इससे ज़्यादा तत्व नहीं थे। तो उन्होंने कहा पहले तो कब सन 1817 में जर्मन वैज्ञानिक डोबेराइन ने समान गुण वाले तत्वों को समूह व्यवस्थित करने का प्रयास किया, जिनके गुणधर्म के साथ समान थे ना, ऐसे तत्वों को एक अलग समूह में व्यवस्थित करने का प्रयास किया था। कब, 1817 में। किसने किया था, डोबेराइनर ने किया था। जिनके गुणधर्म समान थे ना, उन तत्वों को एक समूह में रखा गया 1817 में।
तो उन्होंने लिखा जब तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु भार के अनुसार क्रम में लगाया जाए तो 3 तत्वों का समूह प्राप्त होता है। मतलब जब जितने भी तत्व थे उनको अगर उनके बढ़ते परमाणु भार के क्रम में लगाया जाए तो हमें समूह प्राप्त होंगे। मतलब कोई भी तत्व है अगर उनके परमाणु भार के चढ़ते क्रम में लगाया जाए तो हमें समूह प्राप्त होंगे। जब ऐसा लगाया गया तो उन्हें पता चला कि जब लगाया गया तो उन्हें 3 ही समूह प्राप्त हुए और 3 समूह में 3-3 तत्व थे। 3 समूह प्राप्त हुए और 3-3 तत्व थे कि उस समय कम तत्व थे, 33 तत्व थे। जब उन्हें समूह में लगाया गया तो कितने समूह मिले? सिर्फ 3 ही समूह मिले। और तत्व उसमें कितने थे? 3 ही समान गुणधर्म वाले तत्व थे उसमें। उन्होंने कहा ये मोस्ट IMP है। उन्होंने क्या कहा कि जब त्रिक का सिद्धांत दिया उन्होंने बताया कि त्रिक के मध्य तत्वों का परमाणु भार हमेशा 2 तत्वों के परमाणु भार का माध्य होता है। जब त्रिक के जो भी समूह होंगे त्रिक के मध्य में जो भी तत्व होगा वो ऊपर और नीचे के तत्व का क्या हमेशा क्या होगा? माध्य होगा। जैसे कि सपोज कि कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है और क्या बोलते हैं ब्रोमीन है, ठीक है। तो इसका परमाणु भार कितना होता है? 40 का 87.6 137.3। तो उन्होंने कहा कि जो पहले तत्व का और तीसरे लास्ट वाले तत्व का योग करेंगे उसका माध्य निकालेंगे तो बीच वाले के तत्व के लगभग आएगा। 7 to 7 नहीं आएगा लेकिन लगभग आएंगे। देखते हैं जैसे कि हम लेते हैं 137.3 87.6 और 40.1 3 6 9 1 10 0 1 7 7 14 1 15 5 1 3 8 11 11 और 4 11 4 15 15 1 16 1 और 2 बचा 265 को अगर आप कितने तत्व है? 1 2 3 3 तत्व है। 3 से डिवाइड करोगे तो 3 8 24 एक बाजू बनेगा, फिर से 3 8 24 3 8 24 पॉइंट एक बाजू में आएगा तो 3 6 18 वापस से एक आते रहेगा तो कितना 88.3 इधर कितना 87.6 के लगभग आएगा। इक्वल तो नहीं आएगा उसके लगभग आएगा तो कितना आ रहा है 88.3। इसका मतलब दोनों सब तत्वों का माध्य कितना होगा? 88.3 माध्य होगा जो बीच वाले तत्व के क्या आएगा? लगभग आएगा। जैसे उन्होंने 3 समूह बनाए थे, एक तो अब लिखा हुआ है CaSr और Br और इसके बाद वाला समूह में 3 समूह बनाए थे। जैसे कि ये एक समूह कह सकते हैं, 2 समूह, ये 3 समूह। पहले समूह में ये रखे गए थे तत्व कैल्शियम, स्ट्रासियम और बेरियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इन 3 तरह के समूह लगाए गए थे। उन्होंने इसमें कमी क्या थी? इन्होंने सही बताया, कुछ गलत नहीं बताया। उस समय जितने तत्व थे उनके हिसाब से उन्होंने सही बताया। जितने तत्व को लगाया गया वो उसमें से 3 ही समान गुण वाले समूह मिले। 1 2 3 3 ही समान गुण वाले समूह मिले। उस समय 33 तत्व तो इतने ही मिल सकते हैं, ठीक है। उनकी कमी यही थी उस समय जो भी तत्वों को उनके गुणधर्म और बढ़ते परमाणु भार के हिसाब से लगाया गया तो कितने तत्वों के समूह मिले? सिर्फ 3 ही तत्वों के समूह मिले। बाकी आप इन दोनों का भी करोगे तो जो भी परमाणु भार आपकी किताब में दिया गया इक्वली आएगा, लगभग आएगा। इक्वल तो नहीं आएगा लेकिन लगभग बीच वाले परमाणु भार के लगभग आएगा। 3 तत्वों का माध्य निकालोगे तो बीच वाले तत्व के परमाणु भार के लगभग ही आएगा, ठीक है। उनकी एक ही कमी थी कि उस समय जितने भी तत्व खोजे गए थे उसमें सिर्फ 3 ही तत्वों के समूह मिले थे जिनमें उनके गुणधर्म समान थे, बस उनकी वही कमी थी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद हमें पढ़ना है न्यूलैंड का सिद्धांत और मेंडलीव का सिद्धांत। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ आचार्य, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम।